देखिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी भी हो सकता है। यानी आप जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी एलिमेंट का निकालना चाहते हैं, किसी आयन का निकालना चाहते हैं, किसी मॉलिक्यूल का निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो आपको उसका रेस्पेक्टिव मोलर मास लिखना पड़ेगा। भाई अगर एटम कोई है तो उसका मोलर एटॉमिक मास ऊपर लिखोगे, और कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखोगे। तो मैंने यहाँ केवल मोलर मास लिखा है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसी एटम के लिए वो मोलर एटॉमिक मास होता है और किसी मॉलिक्यूल के लिए वो मोलर मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, और नीचे फिर एटम की उस एटम की या उस आयन की जो है वो क्या होगी, वैलेंसी होगी। ये जो नीचे जो एन लिखा है ना मैंने, स्मॉल एन, जिसको हम वैलेंसी कहते हैं, ये वैलेंसी अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। इस बात को अच्छी तरह समझो। ये वैलेंसी जो है ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। फिलहाल मैं तुम्हें 3 सब्सटेंस के लिए इसको डिफाइन करके बता रहा हूं और उसे समझा रहा हूं, सुनो। किसी सॉल्ट के लिए ये जो वैलेंसी है, बोलोगे सर ये वैलेंसी क्यों पता होनी चाहिए हमें? ये वैलेंसी पता होगी तभी तो तुम इक्विवेलेंट वेट निकाल पाओगे ना। भाई मोलर मास में तो कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास तो जितने भी एटम्स उसके अंदर है सबका एटॉमिक मास जोड़ के मोलर मास मिल जाता है। बट इक्विवेलेंट वेट तभी मिलेगा जब वैलेंसी पता होगी। तो वैलेंसी इसीलिए पता होनी चाहिए। तो सॉल्ट की वैलेंसी क्या होती है? फॉर सॉल्ट, वैलेंसी इज इक्वल टू दी टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर चाहे टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो चाहे टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कर लो, दोनों में से कोई एक, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव हमेशा बराबर होता है किसी भी सॉल्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की मैं बात करूं, NaCl एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। इसमें Na पे पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है। तो टोटल पॉजिटिव कितना दिखाई दे रहा है? +1। टोटल नेगेटिव कितना दिखाई दे रहा है? -1। तो वो प्लस माइनस छोड़ दो, 1 आप इसको कह सकते हो। चाहे +1 वाला 1 ले लो चाहे -1 वाला 1 ले लो। तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव जो होता है चार्ज, उसके बराबर सॉल्ट की वैलेंसी होती है। मैं अभी और एग्जांपल दूंगा। एसिड्स की बात करें, एसिड्स के लिए वैलेंसी क्या है? तो एसिड्स जनरली जो होते हैं वो H+ डोनर होते हैं। एसिड्स कई टाइप के होते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड। बट आप कम से कम अब तक ये तो जानते ही हो कि एसिड जनरली H+ डोनर होते हैं। जैसे HCl एक एसिड होता है, ये जब डिसोशिएट करता है तो ये क्या देता है? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आफ्टर डिसोसिएशन। तो इस तरह के सब्सटेंस जो आफ्टर डिसोसिएशन H पॉजिटिव आयन दें वो एसिड्स होते हैं। और H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन देने वाले एसिड्स कहलाएंगे ये, जो भी H+ डोनेट करेगा वो प्रोटॉनिक एसिड कहलाएगा। प्रोटॉनिक एसिड, प्रोटॉन देने वाला, H+ देने वाला। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो H+ डोनर हैं वो एसिड्स हैं, प्रोटॉनिक एसिड्स हैं। वैलेंसी इनके लिए क्या होती है? तो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन हैं वो उसकी वैलेंसी मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल HCl में कितने आयनाइजेबल H+ हैं? बोलोगे सर एक ही है केवल, तो उसकी वैलेंसी क्या लेंगे? 1 लेंगे। लेकिन वहीं इमेजिन करो H2SO4 होता, तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आपको पता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये 2H पॉजिटिव आयन देगा और एक सल्फेट अलग इसका डिसोशिएट हो जाएगा। तो जो H2SO4 है ये 2H+ आयन आफ्टर आयनाइजेशन देगा, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 2 मानी जाएगी। तो एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयन आयोनाइज करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। इसी तरह बेस जो होते हैं वो जनरली OH- आयन देते हैं। जैसे आपने पढ़ा है NaOH, NaOH एक बेस होता है ना। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बेस होता है। अब जैसे NaOH जब डिसोशिएट होता है तो वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है। तो NaOH के एक मॉलिक्यूल ने कितना OH दिया? बोलोगे एक ही दिया सर, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोशिएट करेगा ना तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव आएगा और वो दोनों जो OH माइनस है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल ने कितना OH दिया, बोलोगे 2, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे तीन तरह के सब्सटेंस की वैलेंसी को डिफाइन किया, सॉल्ट के लिए, एसिड के लिए और बेस के लिए। बेस के लिए वैलेंसी क्या थी, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। मैं कुछ और एग्जांपल लेके इनको और अच्छी तरह समझा रहा हूं। देखिए, मैं सॉल्ट से सर कुछ और, बोलो। सर इससे पहले वाला बेस वाला जो एग्जांपल था वो समझ नहीं आया, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। मैं अभी और एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ, ठीक है? मैं सारे एग्जांपल और एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, सुनते जाओ। देखो, जैसे सॉल्ट का पहले एग्जांपल लेते हैं। सॉल्ट के लिए वैलेंसी हमने जो डिफाइन की, पीछे क्या डिफाइन की, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, यही डिफाइन किया। एग्जांपल देखो, सुनो फटाफट। Na जब डिसोशिएट होगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता है कि जो पहला वाला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब पे हमेशा +1 चार्ज आता है, हमेशा और हमेशा। इनके इनके मॉलिक्यूल्स में, इनके सॉल्ट्स में हमेशा इन पर +1 ही रहता है, याद रखो इस बात को। ऐसे ही जो उसके बगल वाला ग्रुप है, सेकंड ग्रुप जो होता है, जिसमें क्या क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी पे हमेशा +2 चार्ज आता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, उसमें हमेशा ये किस चार्ज में होंगे, +2 में होंगे। ये तो एक बेसिक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। तो NaCl को जब मैंने डिसोशिएट किया तो Na पे पॉजिटिव, तो Cl पे नेगेटिव आ गया। अब ये बताओ टोटल पॉजिटिव कितना है, तो 1। टोटल नेगेटिव कितना है, तो 1। तो चाहे टोटल पॉजिटिव लो चाहे टोटल नेगेटिव लो, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब एक बात अच्छी तरह समझो, अगर मैं Na पॉजिटिव के लिए अलग से पूछूं आपसे, मैं NaCl नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं Na पॉजिटिव आयन की वैलेंसी बताओ, तो कहोगे इसकी वैलेंसी होगी 1, क्योंकि उस पर चार्ज +1 है। ऐसे ही मैं तुमसे इंडिविजुअली पूछ रहा हूं Cl माइनस की वैलेंसी बताओ, तो कहोगे Cl पे भी -1 चार्ज है, तो उसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब मैं पूछ रहा हूं NaCl का ओवरऑल बताओ, तो NaCl एक सॉल्ट है और इसके लिए वैलेंसी क्या डिफाइन की गई है, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। तो बोलोगे सर यहाँ टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव भी तो +1 या -1 ही है ना, तो इसकी वैलेंसी भी 1 आ गई। यानी यहाँ पे उनके आयंस की वैलेंसी भी 1 1 थी और सॉल्ट की वैलेंसी भी 1 थी, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल को देखो। अगले एग्जाम्पल में तुम्हें सोडियम कार्बोनेट नजर आ रहा है। अगर ये डिसोशिएट करेगा तो ये 2 सोडियम आयंस देगा और एक इसमें से क्या मिलेगा, कार्बोनेट आयन, है ना? तो 2 सोडियम आयन मिला और एक क्या मिला, कार्बोनेट। तो मैं अगर तुमसे इंडिविजुअली पूछूं कि इसमें जो सोडियम आयन है उसकी वैलेंसी कितनी है, तो बोलोगे उसकी वैलेंसी तो 1 लेंगे ना। मैं तुमसे इंडिविजुअली पूछूं इसमें कि कार्बोनेट आयन की वैलेंसी कितनी है, तो कार्बोनेट आयन में 2 चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी क्या लेंगे, 2। बट अगर मैं ओवरऑल पूछूं कि ये बताओ सोडियम कार्बोनेट की वैलेंसी ओवरऑल क्या है, तो बोलोगे कि आप सॉल्ट का ओवरऑल वैलेंसी पूछ रहे हो, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। टोटल पॉजिटिव कितना आ रहा है, बोलोगे एक सोडियम पे एक पॉजिटिव, तो 2 सोडियम पे 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो टोटल पॉजिटिव 2 आ रहा है। ऐसे ही कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव आ रहा है, तो टोटल नेगेटिव भी 2 आ रहा है। प्लस माइनस भूल जाओ, केवल उसके मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। तो बोलोगे 2 आ रहा है इसका वैलेंसी। समझ में आ रहा है? अगला देखो, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोशिएट करेगा तो कैल्शियम आयन देगा जो +2 वाला होगा, सेकंड ग्रुप का है कैल्शियम आयन, और कार्बोनेट हो गया अलग 2-, ठीक है? ये बताओ इंडिविजुअली अगर मैं कैल्शियम आयन की वैलेंसी आपसे पूछूं, तो बोलोगे सर कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी को आप 2 ले लो। कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी को आप क्या ले लो, 2 ले लो। लेकिन जब आप कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट की ओवरऑल इस सॉल्ट की वैलेंसी पूछोगे, तो क्या होगी, बोलोगे कि सॉल्ट के लिए वैलेंसी होती है टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव। बोलोगे टोटल पॉजिटिव भी +2 है, टोटल नेगेटिव भी -2 है, यानी अल्टीमेटली इसकी वैलेंसी 2 ही कहलाएगी। अगला एग्जांपल तुम्हें और कुछ पिक्चर क्लियर कर देगा, ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये 2 एल्यूमिनियम है इसमें। एल्यूमिनियम पे चार्ज आता है +3 और सल्फेट पे चार्ज आएगा -2। तो 2 इसमें एल्यूमिनियम निकले और 3 इसमें क्या निकले, सल्फेट।
तो आफ्टर डिसोसिएशन ये 2 एल्यूमिनियम आयन देगा और 3 सल्फेट आयन देगा। ये क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद क्या होगा सुनो, अगर मैं तुमसे इंडिविजुअली एल्यूमिनियम आयन की वैलेंसी पूछूं, क्या जवाब दोगे? बोले सर 3 जवाब देंगे। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन आएगा बच्चों को, वो कहेंगे सर इसमें 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम है तो उसका टोटल चार्ज 6 पॉजिटिव हो जाएगा ना। टोटल चार्ज 6 पॉजिटिव होगा, लेकिन एक एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? वो 3 पॉजिटिव है। तो जब मेरे से इंडिविजुअली एल्यूमिनियम आयन का पूछेगा वैलेंसी, तो मैं 3 जवाब दूंगा कि एक एल्यूमिनियम पे तो 3 चार्ज है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। ऐसे ही सल्फेट, एक सल्फेट पर कितना चार्ज है? बोलोगे -2, तो उसकी वैलेंसी कितनी मानी जाएगी? बोलोगे 2 मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं एल्यूमिनियम सल्फेट का ओवरऑल बताओ, तो बोलोगे, जब आप ओवरऑल पूछोगे तो ये हमें पढ़ाया गया है कि टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देखेंगे, और वो आ रहा है 6। कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मैं देख रहा हूं इसको। तो मैं ये बता रहा था इसमें कि एल्यूमिनियम सल्फेट में जब मैं ओवरऑल आपसे पूछूंगा कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो इसमें वैलेंसी आ जाएगी 6। वैलेंसी आ जाएगी 6, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव यहां पे करना है कंसिडर। ऐसे ही MgCl2 में अगर आप देखोगे तो Mg पे 2 पॉजिटिव और Cl यहाँ पे 2 है नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर मैं इंडिविजुअली Mg आयन की आपसे वैलेंसी पूछूं तो आप जवाब देंगे 2, क्योंकि वहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। बट अगर मैं क्लोराइड की वैलेंसी पूछूंगा तो वहां जवाब देंगे आप 1। ये नहीं कह देना कि सर वहां 2 क्लोराइड है तो उसकी वैलेंसी 2 ले लें क्या। एक क्लोरीन पे तो -1 है ना, तो उसकी वैलेंसी 1 लेंगे। लेकिन अगर आप MgCl2, अगर आप MgCl2 को ले रहे हैं, तो इसमें आप टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव लेते हैं, और उसकी वैलेंसी उस केस में फिर 2 कहलाएगी। अगला एग्जांपल लेते हैं, सोडियम फॉस्फेट है ये 3 सोडियम आयन देगा और एक इसमें मिलेगा फॉस्फेट आयन। 3 सोडियम आयन और एक मिलेगा फॉस्फेट आयन। 3 सोडियम आयन और एक मिलेगा फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या देखना है, अगर मैं इंडिविजुअली सोडियम आयन की वैलेंसी पूछूं तो आप जवाब देंगे 1। अगर मैं फॉस्फेट आयन की वैलेंसी पूछूं तो आप जवाब देंगे यहाँ पे 3, क्योंकि फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव है। बट अगर मैं आपसे सोडियम फॉस्फेट की वैलेंसी पूछूं तो आप जवाब देंगे 3, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव देखते हुए। अगला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं। देखो गलती क्या करते हैं, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये डिसोशिएट कैसे करेगा, इसको समझो पहले। NaHCO3, हमें केवल जो मेटेलिक पार्ट है ना वो अलग करना होता है। यानी हम यहाँ पे Na पॉजिटिव को अलग करेंगे और Na पॉजिटिव अलग होगा तो HCO3 नेगेटिव बच जाएगा बस। Na पॉजिटिव अलग होगा तो HCO3 नेगेटिव बचेगा बस। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें कि Na पॉजिटिव को भी अलग कर देते हैं, H पॉजिटिव को भी अलग कर देते हैं और कार्बोनेट को भी अलग कर देते हैं ऐसे। तो ये अप्रोच यहाँ सॉल्ट के फॉर्म में गलत है। सॉल्ट का जब आप चार्ज एनालाइज कर रहे होगे तो वहां पर केवल मेटलिक पार्ट को अलग करना और बाकी पार्ट को इंटैक्ट रखना। यानी सोडियम केवल अलग होगा, मेटलिक पार्ट जो है सोडियम मेटल होता है, मेटलिक पार्ट है। Na पॉजिटिव अलग होगा और बाकी इंटैक्ट रहेगा HCO3, उस पर नेगेटिव 1 आ जाएगा। और अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया कि आपने Na को अलग कर दिया पॉजिटिव, H+ को आपने अलग कर दिया, तब तो आप यहाँ कार्बोनेट बना लोगे, तो एकदम अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पे आपके हिसाब से तो वैलेंसी 2 आ जाएगी तब। तो इसका ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं करनी है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट में एज अ सॉल्ट अगर देखें तो Na पॉजिटिव है और HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं इसको, ये है। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो इंडिविजुअली सोडियम की वैलेंसी 1 है, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 है, और ओवरऑल अगर सॉल्ट की बात करूं NaHCO3 तो इसकी वैलेंसी भी 1 आएगी, क्योंकि टोटल पॉजिटिव भी 1 है, टोटल नेगेटिव भी 1 है। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं अब।
कैल्शियम फॉस्फेट में 3 इसमें कैल्शियम आयन है, 3 कैल्शियम आयन है और 2 इसमें फॉस्फेट आयन है। तो अगर मैं कैल्शियम की वैलेंसी पूछूंगा तो जवाब दोगे 2, क्योंकि उस पर चार्ज है +2। अगर मैं फॉस्फेट पे पूछूं तो जवाब दोगे 3। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कैल्शियम फॉस्फेट पूछूंगा आपसे तो आप कहोगे टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव करेंगे कंसिडर। तो टोटल पॉजिटिव तो कैल्शियम पे 2 और 3 कैल्शियम है तो 6 आ गया ना टोटल पॉजिटिव, और फॉस्फेट पे -3 है और 2 फॉस्फेट है तो -6 आ गया, यानी कि यहाँ पे वैलेंसी 6 आ रही है। देखिए अब मैं आ रहा हूं एसिड पे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर निकालना है तो एसिड का मोलर मास डिवाइड बाय एसिड की वैलेंसी। और एसिड की वैलेंसी कैसे निकलेगी? तो मैंने बताया कि वैलेंसी ऑफ द एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। तो एसिड कई तरीके के हो सकते हैं और पर मॉलिक्यूल H+ आयन कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 कुछ भी आ सकता है। तो एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, सुनते जाओ। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था HCl का, आपको समझ में आ गया होगा कि ये केवल एक H पॉजिटिव देगा एक Cl नेगेटिव देगा, क्योंकि HCl के एक मॉलिक्यूल से सिंगल H पॉजिटिव मिला है तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। ऐसे ही HNO3 एक H पॉजिटिव देगा एक नाइट्रेट आयन अलग कर देगा, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी केवल एक H पॉजिटिव दे रहा है तो इसकी वैलेंसी भी 1। H2SO4 ये 2 H पॉजिटिव देगा और सल्फेट अलग कर देगा, तो क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल से 2 H पॉजिटिव मिले हैं तो इसकी वैलेंसी है 2। ऐसे ही H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये भी 2 H पॉजिटिव देता है और कार्बोनेट आयन अलग कर देता है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल से 2 H पॉजिटिव दे रहा है तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। तो एसिड्स के लिए पर मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं उसकी वैलेंसी हो गई। अब जानते हो यहाँ पे एक डाउट क्या आता है? अगर आप ये मान के चल रहे हो कि सर देखो हमको मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन नजर आ रहे थे वो सारे के सारे हाइड्रोजन हमको H+ के फॉर्म में मिल जा रहे हैं। पहले वाले में केवल एक H नजर आ रहा था तो वो मिल गया, दूसरे वाले में एक H था तो वो मिल गया H+ के फॉर्म में, थर्ड वाले में 2 H थे तो वो 2 H पॉजिटिव दे दिया। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा, हमेशा जितने H नजर आ रहे हैं उतने H वो देता नहीं है। मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। H3PO4 बताओ इसकी वैलेंसी क्या तुमको लग रही है? इसी तरीके से H3PO3, इसी तरीके से H3PO2, इनकी वैलेंसी क्या लग रही है? इसी तरीके से H3BO3, ये सब दिखने में एसिड्स हैं, है कि नहीं? लग रहा है ना इनमें सब में H H H है, एसिड्स हैं। अगर मैं इनकी वैलेंसी पूछूं तो तुम्हें कुछ यहाँ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। देखो पहले वाले में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 हाइड्रोजन हैं और ये तीनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में ये देता होगा और एक फॉस्फेट आयन दे देगा। तो पहले वाले में हमने गेस किया कि इसकी वैलेंसी 3 है और हमारा गेस बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में 3 H नजर आ रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये 2 H+ ही दे पाता है, 3 नहीं दे पाता है, और एक H उसके पास रहेगा तो HPO3 2- ये देगा। मतलब दिखने में इसमें 3 H दिख रहे हैं लेकिन देता ये केवल 2 ही H है, और ये आपको याद रखना है। पहला वाला कहलाता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा वाला कहलाता है फॉस्फोरस एसिड। पहला वाला क्या बोला मैंने? फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा वाला है जो H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और तीसरा वाला H3PO2, यहां भी लग रहा है कि सर इसके पास 3 हाइड्रोजन है लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली केवल एक ही हाइड्रोजन दे पाता है, आयनाइज कर पाता है, और H2PO2- ये आयन इंटैक्ट रहता है। तो ये एक ही H दे पाया, भले ही उसके पास 3 H थे, दे तो एक ही पाया ना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। और H3PO2 को हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जनरली दिमाग में ये आ जाता है कि जितने H होंगे उतनी वैलेंसी हो जाएगी, तो वो गलत है।
आपको ये पता होना चाहिए कि जितने H हैं उससे नहीं मतलब है, एक्चुअली उसमें कितने H पॉजिटिव वो डोनेट कर पा रहा है, वो उसकी वैलेंसी होगी। तो ये H जो फास्फोरस वाले जो एसिड्स थे ना, ये तीनों, इसको समझ लेना अच्छी तरीके से कि पहले वाले में 3H थे, उसकी वैलेंसी भी 3 आ रही थी। दूसरे वाले में 3H थे बट उसकी वैलेंसी केवल 2 आ रही थी। और तीसरे वाले में 3H थे, वैलेंसी 1 आ रही थी। अब अगला देखो, अगला है बोरिक एसिड, H3BO3, इसे कहते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड या इसका एक और नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। तो बोरिक एसिड कहो या ऑर्थोबोरिक एसिड कहो, बात बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, इसके फॉर्मूले में 3H हैं और हमको लग रहा है कि 3H दे देगा। जानते हो ये 1H भी नहीं देता, ये 1H भी नहीं देता। मतलब अभी तक हमने जितने एसिड्स पढ़े वो सब कहीं ना कहीं 1, 2 या 3H दे रहे थे। और जो H प्लस डोनर होगा, ध्यान सुनना, जो H प्लस डोनर होगा वो एसिड कहलाएगा। कौन सा एसिड कहलाएगा? प्रोटोनिक एसिड कहलाएगा। बट कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो H प्लस खुद नहीं देते, दूसरे से दिलाते हैं। मैं आपको एक पूरा लेक्चर अलग से पढ़ाऊंगा एसिड बेस का, पूरा लेक्चर एक अलग से, वहां पे डिटेल में डिस्कस करूंगा एसिड बेस के टाइप्स। बट फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि ज्यादातर जो एसिड्स हम पढ़ते हैं वो H पॉजिटिव डोनर होते हैं। लेकिन बोरिक एसिड में H दिख रहा है, वो H पॉजिटिव खुद नहीं देता। जानते हो H3BO3 को सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है, BOH3। ये सही तरीका है H3BO3 को लिखने का। और ये जब हम वाटर में डालते हैं, बोरिक एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं, तो वाटर के दो हिस्से, वाटर का दो हिस्सा है। एक हिस्सा है वाटर का H पॉजिटिव और एक हिस्सा है वाटर का OH माइनस, ठीक। तो ये बोरिक एसिड जानते हो क्या करता है वाटर में डालने पे? वाटर का जो ये OH माइनस वाला हिस्सा है, ये वो एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है। तो देखो, वो खुद BOH3 था, OH वहां पे 3 बार था। वाटर में जब डिसॉल्व किए तो वाटर का जो OH माइनस है वो भी इसने ले लिया। तो अब वो क्या हो गया, BOH4, और OH माइनस के फॉर्म में आया, तो यहाँ माइनस चार्ज एक्स्ट्रा दिखा देंगे आप ऐसे। तो वो जो BOH3 था ना, वो BOH4 माइनस बन जाता है वाटर में जाने के बाद। और वाटर का H प्लस कहाँ चला गया, तो बोलोगे वो अलग हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि बोरिक एसिड ने खुद H प्लस नहीं दिया। ये बोरिक एसिड वाटर में जब डिसॉल्व किया गया तो इसने वाटर का OH माइनस वाला पार्ट खुद ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और H प्लस वाले को अलग थलग कर दिया। तो अगर मैं ओवरऑल पूछूं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मेनी H पॉजिटिव, भले ही खुद नहीं दे रहा है, दूसरे से दिलवा रहा है, लेकिन कितने, बोलोगे 1H प्लस। वन बोरिक एसिड मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1H पॉजिटिव, ऐसा हमें इस रिएक्शन में दिख रहा है। तो उस बेसिस पे हम इसकी वैलेंसी को 1 कहते हैं। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं है। बोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये खुद H पॉजिटिव नहीं देता। और ऐसे एसिड्स को एक्चुअली हम लोग लुईस एसिड कहते हैं, लुईस एसिड। तो अभी आप थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे क्रैम करो, और बाकी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि लुईस एसिड क्या होते हैं। फिलहाल इतना याद रखो, जो खुद H प्लस दे रहे हैं अपने मॉलिक्यूल से, वो प्रोटोनिक एसिड्स हैं। और बोरिक एसिड खुद H प्लस नहीं दे रहा है, वो इनफैक्ट वाटर से OH माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर का H प्लस अलग करा दे रहा है। तो ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है H प्लस मिलने के लिए, बट खुद नहीं दे रहा है। तो ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, इसे लुईस एसिड कहते हैं, और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। एसिड फॉर्मूला मैं H3। उसको लिखवा दे रहा हूँ, देखो ये थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है। ये हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हाँ बोलो, और कुछ पूछ रहे थे क्या? देखिए, नेक्स्ट है बेस। बेस के लिए वैलेंसी को कैसे डिफाइन किया था हमने कि कितने आयोनाइजेबल OH नेगेटिव मिलेंगे। तो ज्यादातर बेस जो आप पढ़ते हो वो खुद OH माइनस देता है, तो उस बेसिस पे मैंने इसको डिफाइन किया। ठीक, एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखो,
जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम OH ट्वाइस बैरियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं कहूं कि कितने इसको आयनाइज करके दिखाओ, बोलोगे सोडियम आयन को अलग कर लो और OH को अलग कर लो आप, ये हो गया आयनाइज, आयोनाइज है ना, के पॉजिटिव अलग हो गया और OH माइनस अलग हो गया, आयोनाइज। इसमें कैल्शियम आयन अलग होगा और 2 OH माइनस अलग होंगे। अगले वाले में बैरियम 2 पॉजिटिव अलग होगा और 2 OH नेगेटिव अलग होंगे। तो बोलोगे इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। NaOH के लिए हम कह सकते हैं वैलेंसी 1 है क्योंकि एक OH दे रहा है, KOH के लिए वैलेंसी 1 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए वैलेंसी 2 है, बैरियम हाइड्रोक्साइड के लिए वैलेंसी 2 है। ये क्लियर हो गया? तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। OH जो भी बेसिस OH देते हैं ये उनकी वैलेंसी होती है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां तुम्हें धोखा हो जाएगा। देखो कहां धोखा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी पीछे लिखा था ना BOH3, तो ये जो BOH3 है ये देखने से लगता है कि हाइड्रोक्साइड है ये, और ऐसा लगता है कि ये 3 जो है ये OH माइनस दे देगा। ऐसा जैसे तुम NaOH देख रहे हो, KOH देख रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हो, उसी बेसिस पे तुमने जब ये देखा ना BOH3, तो दिमाग में एक पल को आता है कि अच्छा 3 OH तो नहीं दे रहा कहीं, नहीं, ये एक्चुअली OH नहीं देता है। और ये मैंने पीछे बता दिया कि एक्चुअली ये बेस नहीं है, ये एसिड है। एक्चुअली ये बेस नहीं है, ये एक एसिड है। कौन सा एसिड है? लुईस एसिड है ये। तो ये फॉर्मूले से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, इसका एग्जांपल देखो। AlOH थ्राइस के साथ भी यही कहानी है कि ये जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये भी बोरिक एसिड की तरह OH एक्सेप्ट करता है और ये बन जाता है कॉम्प्लेक्सिक आयन, और वाटर का जो H+ है वो अलग कर देता है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 आती है। तो ये जो लास्ट के 2 मैंने एग्जांपल लिए हैं, इनको आप OH माइनस डोनर मानकर नहीं करेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो लगता है कि OH माइनस डोनर के फॉर्म में इनकी वैलेंसी बतानी है, नहीं। बोरिक एसिड की वैलेंसी 1 है, मैंने जस्टिफाई कर दी। और लास्ट में ये जो AlOH थ्राइस लिखा है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि ये खुद OH नहीं दे रहा है, इनफैक्ट ये H2O से OH लेकर H2O का H+ निकलवा दे रहा है। ठीक है, तो ये भी बोरिक एसिड की तरह एक लुईस एसिड माना जाएगा। ऊपर के जो 4 केसेस मैंने लिखे हैं, ये सब क्या है? बेसिस हैं, ये सब बेसिस हैं, और जितने OH एक मॉलिक्यूल से मिलेंगे वो उसकी वैलेंसी को डिफाइन करेंगे। अब आगे सुनते जाओ। सारे बेसिस ऐसे नहीं होते जो OH देते हैं, सारे बेसिस ऐसे नहीं होते जो OH देते हैं। जैसे NH3 अमोनिया, अमोनिया भी एक बेस होता है। NH3 सुने होगे, अमोनिया होता है, ये भी एक बेस होता है। और इसके पास OH है क्या? खुद के पास नहीं है ना। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं, तो अमोनिया पता है क्या करता है? देखो, बोरिक एसिड ने क्या किया था, वाटर का OH माइनस ले लिया था और H+ छुड़वा दिया था। ये उल्टा करता है। ये वाटर में देखो 2 हिस्से हैं ना, H+ और OH माइनस 2 हिस्से होते हैं वाटर के। तो ये क्या करता है, ये H+ ले लेता है, और जो NH3 है वो NH4 पॉजिटिव ऐसा बन जाता है, अमोनियम आयन कहते हैं इसको। तो NH3 क्या था? अमोनिया था, और ये क्या है? अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन। तो जब ये H+ ले लेगा तो छूटा क्या? फिर अलग क्या हुआ? बोलोगे OH माइनस अलग हो गया। मतलब हमको OH माइनस मिला, बट क्या वो अमोनिया ने दिया है? नहीं, वो तो H2O से निकला है। तो अमोनिया ने केवल क्या किया? H+ ले लिया और OH उसको छुड़वा दिया। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, अमोनिया खुद OH नहीं दे रहा है, दूसरे से दिला रहा है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव, ऐसा कह सकते हैं। तो बेस तो ये भी माना जाएगा, लेकिन खुद OH न देने वाला बेस, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली लुईस बेस। लुईस बेस कहलाता है ये, क्योंकि देखो अमोनिया में ना N के पास एक लोन पेयर होता है, अमोनिया में N के पास एक लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के पेयर
को जाकर ये H पॉजिटिव शेयर करके बॉन्ड बनाता है। तो अमोनिया ये जो H प्लस को ले लेता है ना, कैसे ले लेता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा कह लो उसको, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस के साथ बॉन्ड बनाकर अल्टीमेटली इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल, अमोनिया जैसा मॉलिक्यूल जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे को शेयर कर सकता है, उसको लुईस बेस कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात बता दी कि लुईस बेस क्या होता है। लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। ठीक है ना, क्या पढ़ा आप लोगों ने, अमोनिया के पास नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो उसने H प्लस को शेयर करके बॉन्ड बना लिया H प्लस के साथ। तो अमोनिया इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज लुईस बेस। ये नॉर्मल बेस नहीं है। बोलोगे सर नॉर्मल बेस क्या होता है? नॉर्मल बेस वो होता है जो OH आयन देता है। ये जो है ना NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब नॉर्मल बेस हैं। ये सब नॉर्मल बेस हैं जो खुद OH देते हैं। इनको आर्हेनियस बेस कहते हैं। समझ रहे हो बात? जो खुद OH देते हैं इनको कहते हैं आर्हेनियस बेस, यानी NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, आर्हेनियस बेस है, खुद OH देते हैं। लेकिन ये अमोनिया क्या था, बोले ये लुईस बेस था। तो अब ये बताओ अमोनिया के लिए वैलेंसी कैसे मैं डिफाइन करूं? तो कहोगे कि देखो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन OH नेगेटिव, one molecule is responsible for one OH negative, therefore its valency is 1, its valency is 1। यानी या तो वो खुद दे या दूसरे से दिलाए, अल्टीमेटली उसका एक मॉलिक्यूल कितने OH के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये देखेंगे आप, तो ये तो 1 आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाले में BOH3 की ही तरह H2O से OH लेने की टेंडेंसी है, और खुद का OH वो नहीं देगा, वो H2O से OH को लेगा, जैसे कि बोरिक एसिड ने किया। भाई बी के पास भी 3 OH था, बट उसने OH दिया तो नहीं। इनफैक्ट BOH3 को वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस इसने एक्सेप्ट किया इसने OH माइनस, और जो वाटर का H प्लस था वो अलग हो गया। तो ये समझो कि बोरिक एसिड ने क्या अपना OH दिया? नहीं, उसने तो दूसरे से वाटर से OH ले लिया और वाटर का H प्लस अलग करा दिया। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कर रहा है, ये खुद का OH नहीं दे रहा है, ये वाटर से OH ले रहा है और वाटर का एक H प्लस अलग हो गया। तो एकदम सेम एग्जांपल है, BOH3 और AlOH3 सेम पैटर्न पे है। तो ये जो 3 मैंने अलग से एग्जांपल डिस्कस किए ये आपको समझ में आना चाहिए। अमोनिया वाला एग्जांपल डिस्कस किया ना मैंने, अमोनिया क्या लग रहा था OH देगा? नहीं ना, ये लुईस बेस कहलाएगा, और इसकी वैलेंसी क्या समझाई मैंने, 1। क्यों? H2O में डिसॉल्व किया आपने, H2O में डिसॉल्व किया आपने, इसने अमोनियम आयन बनाया और OH अलग करा दिया इस बेसिस पे। ऐसे ही जो बोरिक एसिड है वो भी समझा दिया मैंने कि वो BOH3 ऐसे लिखते हैं, और ये खुद OH नहीं देता, इनफैक्ट ये वाटर से OH ले लेता है, और ये खुद BOH4 माइनस एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, वाटर से H प्लस अलग करा देता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of one H positive, therefore it is a base or acid, लेकिन which acid? Lewis acid। it is not a protonic acid, it is a Lewis acid। खुद नहीं दे रहा, दूसरे से दिला रहा है। इसकी वैलेंस भी 1 बताई मैंने, और सिमिलरली AlOH थ्राइस की वैलेंस भी मैंने क्या बताई, 1, क्योंकि वो भी बोरिक एसिड की तरह OH लेगा अगर वाटर में डालोगे उसको तो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें एलिमेंट की वैलेंसी पता है, अगर तुम्हें एलिमेंट की वैलेंसी पता है, तो तुम उसके
कंपाउंड्स का फॉर्मूला बना सकते हो। तो क्वेश्चंस भी आते हैं, वैलेंसी देकर फॉर्मूला पूछते हैं, और आगे पढ़ाऊंगा इसका उल्टा, फॉर्मूले से वैलेंसी भी पूछते हैं। तो दोनों काम करना आना चाहिए, वैलेंसी से फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, ठीक, और फॉर्मूला से वैलेंसी बताना भी आना चाहिए। दोनों काम आना चाहिए। देखो इमेजिन करो मेरे पास एक मेटल दिया है, मेरे को एम से उसको शो किया गया है एम, और उसकी वैलेंसी 1 कही गई है। यानी ये कोई ऐसा मेटल है जिसकी वैलेंसी 1 है। तो उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि मेटल है, वैलेंसी 1 है, यानी एम पर क्या चार्ज आएगा, +1। यही मतलब हुआ ना। जैसे सोडियम फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, +1 होता है ना। तो सोडियम जैसा ही कोई ये मेटल है एम, जिसकी वैलेंसी है 1, जिसको हम ले लेंगे +1। अब मुझसे कहा गया कि इस मेटल का क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ। तो जब भी तुम पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट को मिलाकर फॉर्मूला बनाते हो, तो ध्यान देना पॉजिटिव टोटल और टोटल नेगेटिव बराबर होना चाहिए। तो यानी M+1 है और क्लोराइड में Cl-1 होता है, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर करोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा MCl, इस टाइप का बन जाएगा, M पे +1, Cl पे -1। फॉर एग्जाम्पल NaCl, इस टाइप का। हाइड्रोक्साइड में देखो तो बोलोगे OH- होता है हाइड्रोक्साइड में, तो M+ और OH-, तो ये MOH टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल NaOH, इस टाइप का फॉर्मूला। ऑक्साइड का कैसा बनेगा भाई, बोलोगे सर ऑक्साइड में O पे 2- होता है। अब O का 2- बैलेंस करोगे 2M लेकर, तो वो M2O फॉर्मूला बनेगा, M2O। फॉर एग्जाम्पल Na2O। यहाँ पे मेटल मेरे को 2 बार लेना पड़ा, M+M+ करके 2 बार लेना पड़ा, क्योंकि O पे -2 था, ठीक है ना। ऐसे नाइट्रेट में होता है NO3-, ये होता है नाइट्रेट में। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा मेटल के साथ, तो बोलोगे मेटल पे चार्ज +1 आपने लिया है, वैलेंसी 1 है इसीलिए, और नाइट्रेट पे -1 है, तो +1 -1 बराबर हो गया, तो MnO3 ये हो गया नाइट्रेट। फॉर एग्जाम्पल NaNO3 ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। और देखो जैसे सल्फेट है, सल्फेट पे होता है SO4 2-। अब मेटल जो है वो +1 स्टेट में है, मेटल +1 स्टेट में है, सल्फेट के साथ उसने बनाया फॉर्मूला। तो सल्फेट में -2 है, मेटल +1 है, तो 2 बार मेटल लेना पड़ेगा हमें, M2SO4, M2SO4, 2 बार लेना पड़ेगा M2SO4, क्योंकि यहाँ पे M पे +1 और सल्फेट में -2 है, चार्ज बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4। फॉस्फेट बनाओ, PO4 3-। अब यहाँ 3- है और M पे +1 है, तो यानी 3 बार M लोगे तब जाके चार्ज बैलेंस होगा, तो M3PO4 जैसा फॉर्मूला बनेगा। फॉर एग्जाम्पल Na3PO4, Na3PO4। अगला कार्बोनेट, कार्बोनेट पे CO3 पे 2- है, कार्बोनेट। तो यहाँ पे M पे +1 है और कार्बोनेट पे 2- है, तो मेटल 2 बार लेना पड़ेगा, तो M2CO3, फॉर एग्जाम्पल Na2CO3। तो मुझे उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर किसी मेटल का वैलेंसी पता चल गया है तो आप उसके फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर किसी मेटल का वैलेंसी पता है तो आप उसके इस तरीके से फॉर्मूले जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर आपके सामने एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। अब जैसे मुझे कहा गया कि मेटल M है, सर उसकी वैलेंसी 2 दी गई है, तो इसके फॉर्मूले बनाओ। तो बोलोगे M मेटल वैलेंसी 2 का मतलब निकालेंगे कि M पे 2 पॉजिटिव है चार्ज, ठीक। अब क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो Cl पे -1 होता है, M पे +2 है, तो 2 Cl लेना पड़ेगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ऐसे हाइड्रोक्साइड पे OH- होता है, और M आपने जो लिया है वो 2+ वाला है, तो यहाँ M के साथ 2 बार OH लेना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला बन जाएगा। ऑक्साइड पे 2- है, M पे 2+ है, तो इसका फॉर्मूला MO टाइप का बन जाएगा। नाइट्रेट पे NO3- है और मेटल पे 2 पॉजिटिव है, तो ये NO3 जो है ये 2 बार लेना पड़ेगा, होल ट्वाइस करके ऐसे। सल्फेट पे 2- है, मेटल पे 2 पॉजिटिव है, तो ये MSO4 ऐसे लिख देंगे।
फॉस्फेट पे 3 माइनस है, मेटल पे 2 है। तो एक पे 2 प्लस, एक पे 3 माइनस। इसे क्रॉस कर दो, इनकी वैल्यूज को क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लो, यानी जिस पे 2 पॉजिटिव आ रहा है उसको तुम 3 बार ले लो, और जिस पे 3 माइनस आ रहा है उसको तुम 2 बार ले लो। तो इसमें क्या रहेगा, 6 प्लस और 6 माइनस मेंटेन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M3PO4 होल ट्वाइस। कार्बोनेट पे 2 माइनस है, मेटल पे 2 प्लस है, तो फॉर्मूला MCO3 बनेगा। मैं एग्जांपल लिख के समझा देता हूँ। M2 प्लस कोई मेटल याद करो, बोलोगे बहुत सारे हैं सर। Mg2 पॉजिटिव भी है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव भी है ना, ये सेकंड ग्रुप वाले सारे के सारे इसी के एग्जांपल हैं। एग्जांपल CaCl2, CaOH twice, CaO, CaNO3 twice, CaSO4, Ca thrice, PO4 twice, and CaCO3। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कर लोगे इसको। आगे बढ़ते हैं फिर। अब उल्टा काम करते हैं। फॉर्मूला दिया है, वैलेंसी बतानी है। देखो वैलेंसी फॉर्मूला निकालना आ गया ना। अब कहीं के क्वेश्चन की डिमांड ये होती है, फॉर्मूला पता रहता है क्वेश्चन में, और वैलेंसी वहां पे हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम वैलेंसी को बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से वैलेंसी भी निकल जाएगी। ध्यान से देखते जाओ। जैसे मैंने ये कुछ एग्जांपल लिए हैं क्लोराइड के, MCl, MCl2, MCl3, MCl4, MCl5, MCl6 एग्जांपल लिए हैं। इसमें तो सीधा है, क्लोराइड है ना सारे ये। तो Cl-1 हटाओ, तो देखो M पर क्या आएगा, बोलोगे M+1, तो पहले वाले की वैलेंसी 1। दूसरे में दो दो Cl- है, हटा दो, तो M पे क्या आएगा, बोलोगे +2, तो वैलेंसी 2। तो मैं तुम्हें यहाँ समझाया था Cl के बारे में, खासकर जितने Cl नजर आ रहे हैं वो मेटल की वैलेंसी हो जाएगी, ये ट्रिक समझाई थी मैंने। क्योंकि यहाँ 3 Cl निकल जाएंगे तो M पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा, वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो देखो फॉर्मूला पता है मेरे को, MCl4 फॉर्मूला दिया है, और मैंने मालूम कर लिया कि भाई 4 Cl निकलेंगे तो M पे 4 पॉजिटिव आ जाएगा, तो वैलेंसी हो जाएगी 4। ऐसे ही MCl5 है, तो 5 Cl निकलेंगे तो M पे +5 आ जाएगा, तो वैलेंसी हो जाएगी 5। और इन जनरल अगर X करके दिया हुआ है तो X Cl निकलेंगे, M पर X पॉजिटिव आएगा, और वैलेंसी को मैं X लूंगा। कभी कभी ये X वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, तो बाकी मैं चाहता हूं आप अपने आप करो, फिर मैं बताता हूं। जैसे पहला वाला है ऑक्साइड, इसमें अगर ध्यान से देखें तो ऑक्साइड पे O पे 2 माइनस आता है, आपको पता है। उस रेस्पेक्ट में M पर क्या आएगा, बोलोगे +1 आएगा। और यहाँ 2 बार रूल इसीलिए तो लिया गया है कि 2 बार +1 करके है, तो वो एक ऑक्साइड को बैलेंस कर रहा है चार्ज में। तो M पर क्या आ रहा है चार्ज, सिंगल M पर, बोलोगे +1, यानी इसकी वैलेंसी है 1। तो ये जो मैं वैलेंसी पूछ रहा हूं ना, ये M की पूछ रहा हूं कि उस फॉर्मूले में M की वैलेंसी क्या है, बताओ। ऐसे मान लो MO फॉर्मूला है, ऑक्साइड का फॉर्मूला MO टाइप का है, तो ऑक्साइड को हटाकर अगर तुम M देखोगे तो M पे 2 प्लस आएगा, तो उसकी वैलेंसी क्या है 2। ऐसे ही M2O3, तीन तीन ऑक्साइड हटाओगे तो M पर 2M है ना, तो M पे 3 पॉजिटिव आएगा। इस फॉर्मूला में 3 ऑक्साइड हटाओगे तो 6 माइनस हटा, और वो 6 माइनस को बैलेंस करके 6 प्लस चाहिए, और वो 6 प्लस का आधा आधा करोगे तभी तो 2 पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक पे +3 और एक पे +3 मानोगे। तो इसमें वैलेंसी आ रही है M की 3। अगला MOH2, MO2, तो बोलोगे O पर यहाँ O पे 2 माइनस है और 2 ऑक्सीजन है, तो 4 माइनस हुआ, और अकेला M है तो 4 प्लस होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो वैलेंसी हो गई 4। अब M2O5 में 5 ऑक्साइड हैं, तो कुल मिलाकर 5 ऑक्साइड पे 10 माइनस आ गया, और सामने केवल 2M है। वो 10 माइनस को बैलेंस करने के लिए 10 प्लस चाहिए, और 2M पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 प्लस को, तो एक पर +5 आएगा, और ऐसे 2M उसको बैलेंस करेंगे। तो एक M पर कितना आया, +5, तो इसकी वैलेंसी हो गई 5। और ऐसे इन जनरल अब बताओ मेरे को M2OX के बारे में, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। M2OX, यहाँ पे X टाइम्स ऑक्साइड है। जैसे ऊपर क्या किए थे, देखो ध्यान से, M2O5 था ना,
तुम देखो अगर ऑब्जर्व करो ध्यान से तो ऑक्सीजन पे 2- है, यानी M2 वाला 2- ऑक्सीजन पे है, और M पर +5 है, ये O5 वाला +5, यानी क्रॉस कर दो, क्रॉस, यानी कि O पर जो है वो 2- है, तो M पे जानते हो X+ हो जाएगा, M पर X+ हो जाएगा, और ऐसे से 2M रहेंगे। तो M पर क्या चार्ज आ रहा है? X, यानी कि वैलेंसी यहाँ क्या हो गई? X। तो जानते हो क्वेश्चंस में क्या डिमांड होगी कि इस तरह का उन्होंने फॉर्मूला दिया होगा, M2O MO M2O3 MO2 M2O5 M2X, और कहा होगा कि मेटल की वैलेंसी क्या है। देखते ही मालूम चलना चाहिए मेटल की वैलेंसी क्या है। और देखो फॉर्मूले कैसे भी दे सकते हैं वो, जैसे अब मैंने अगला दिया नाइट्रेट का बना के, नाइट्रेट में -3 होता है, 3 नाइट्रेट हटाओ यहाँ से, तो 3 नाइट्रेट हटाओ यहाँ से, तो बोलोगे M पर यहाँ पे फिर 3+ आना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो M की वैलेंसी हो गई 3 यहाँ पे। अगले वाले में सल्फेट हटाओगे, एक सल्फेट हटाओगे तो M पे अकेले +2 आएगा, फिर तो वैलेंसी हो गई 2। अगले में कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को हटाओ, CO3 2- और 2M है, तो एक M पे +1 एक M पे +1, ऐसा लोगे, तो यहाँ पे M की वैलेंसी 1 आ रही है। अगले में मेटल के साथ फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट पे होता है PO4 3- और 2 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, तो 6- है टोटल चार्ज, तो 6+ भी होना चाहिए। अब 6+ को तुम 3 मेटल पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पर मेटल जो है वो 2 बनेगा, तो यहाँ पे M की वैलेंसी हो गई 2। अगले वाले में एक फॉस्फेट हटाया मैंने 3- करके, और 3 मेटल उसको बैलेंस करेंगे, तो हर मेटल पे चार्ज क्या आएगा? +1, तभी वो 3 फॉस्फेट, फॉस्फेट का जो 3- उसको बैलेंस कर पाएगा ये, तो यहाँ पे मेटल की वैलेंसी क्या है? 1 है। अगले वाले में एक सल्फेट अलग करूंगा जब, तो 2 मेटल हैं, और हर मेटल में +1 होगा, तभी तो 2- सल्फेट का बैलेंस हो पाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। मेरा कहने का ये मतलब है, आपको कोई भी फॉर्मूला इस तरीके का सॉल्ट का दिया हो, आप उससे मेटल की या वो जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी निकाल सके। तो ये मैंने आपको 2 बातें बता दी, वैलेंसी से फॉर्मूला, फॉर्मूला से वैलेंसी। अब एक और चीज सिखा रहा हूं, सुनो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब कि जो कंपाउंड बना होगा उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है, तो आप उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस कर सकते हो उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में, बट उसके कंपोनेंट्स की पहचान होनी चाहिए, जो मैंने पीछे अभी जस्ट समझाया कि क्लोराइड है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, उसको पहचानना सीखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा? तो तुम ये कह सकते हो कि सर इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है कैल्शियम, सुनना ध्यान से, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और एक है ऑक्साइड। कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, यानी मैं इंडिविजुअली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकाल लूंगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहाँ ऑक्सीजन निकाल लूंगा, और दोनों को जोड़ लूंगा, तो उन दोनों को ऐड करके मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव कितना है, तो कहोगे कि सर यहाँ पे कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है, और कैल्शियम की जो वैलेंसी आ रही है वो 2+ के हिसाब से 2 आ रही है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट 20 हो गया। बिल्कुल सही, तो कैल्शियम का 20 आ गया ना। अच्छा ऑक्साइड का निकालो, तो बोलोगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और वैलेंसी O की यहाँ 2 आ रही है, तो ये 8 हो गया। तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 नो सॉरी 20 आ रहा है, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना निकाला आपने? बोले 28 निकाला सर। तो देखो मैंने ये जो 28 निकाला, ये कैसे निकाला? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के इक्विवेलेंट वेट को ऐड करके निकाला। मैं तुम्हें एक और तरीका बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकता था। बोलोगे वो कैसे? ऐसे, मैं डायरेक्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड की वैलेंसी को निकालता। बोलोगे सर कैसे निकालते? तो वो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव करके ले लो, तो कैल्शियम का 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव का जो वैलेंसी आएगा वो यहाँ 2 आ रहा है ना भाई, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है,
और ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव है, तो चाहे टोटल पॉजिटिव चाहे टोटल नेगेटिव अगर लोगे तो 2 आ रही ना वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 2 आ रही है। तो मैं अगर डायरेक्ट निकालूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैसे? ऊपर लिखूं उसका मोलर मास, कैल्शियम ऑक्साइड का टोटल मोलर मास ऊपर लिखूं और वैलेंसी से डिवाइड करूं। तो मैं कैसे निकालना चाहता हूं? मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाय वैलेंसी से। तो बोले कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल 56 आ गया। तो टोटल मोलर मास 56 आया उसका, और वैलेंसीज की 2 आ रही है, तो डिवाइड किया तो 28 आ गया। देखो ऐसे भी 28 आ गया। तो मैंने तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट दो तरीके से समझाया है। दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन को सम करके, एक तरीका। और एक डायरेक्ट तरीका कि भाई उसके मोलर मास को ऊपर रख के उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा है। देखो दोनों से आंसर आ रहा है 28 28। सेम तरीका, मतलब दोनों अप्रोच अलग है बट कॉन्सेप्ट तो वही है, घुमा फिरा के। अगला देखो एग्जांपल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालना है। बताओ, पहले तो मैं इसकी वैलेंसी वाले तरीके से सॉल्व कर लेता हूं इसको, ठीक है? मतलब कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और Cl का 35.5 होता है। तो 2 Cl है इसमें, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 35.5 को 2 से, तो 71 हो जाएगा। तो ये 111 आ गया। तो भैया 111 ये क्या है पता है? ये मोलर मास आया है, और मुझको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम क्लोराइड का मैं जानना चाहता हूं कैसे? मोलर मास ऊपर और वैलेंसी नीचे। मोलर मास कितना निकाला मैंने? 111। अब वैलेंसी भी तो निकालो। बोले सर वैलेंसी निकालो, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव। तो कैल्शियम पे टोटल पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आ रहा है, और 2 Cl है माइनस माइनस, तो 2 नेगेटिव आ रहा है, टोटल नेगेटिव 2 आ रहा है। तो यानी वैलेंसी 2 आ रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 111 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 55.5। 55.5, ठीक। अब मैं इसको ऐसे निकाल के दिखाता हूं, कंपोनेंट वाला तरीका, कि इसमें दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है कैल्शियम आयन और एक कंपोनेंट है क्लोराइड आयन। अब देखो यहां कंफ्यूजन क्या रहेगा तुम्हें, कि सर आप क्लोराइड को 2 बार क्यों नहीं लिखे हो? देखो जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं और इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे होते हैं, तो वो कंपोनेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है इस बात को नहीं लेते। इस बात को हम मोलर मास निकालते समय लेते हैं। मोलर मास जब हमको निकालना था किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। तो मैंने कैल्शियम के लिए 40 लिया और Cl के लिए 2 बार 35.5 करके लिया। मोलर मास में वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको लेंगे हम। लेकिन जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ना, तो कैल्शियम एक कंपोनेंट है, क्लोराइड एक कंपोनेंट है, और दोनों के इक्विवेलेंट वेट को सिंपली ऐड कर देंगे। अब क्लोराइड यहाँ 2 बार है या 4 बार है इससे नहीं मतलब है, करके देख लो और वेरीफाई करो। बोलोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकालो, चलो आप। 40 उसका एटॉमिक मास होता है, वैलेंसी इसकी 2 आ रही है, तो कैल्शियम का तो 20 हो गया इक्विवेलेंट वेट। चलो Cl का निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl निकालो चलो। बोलोगे 35.5 Cl का एटॉमिक मास होता है, और Cl की वैलेंसी 1 है भाई, क्योंकि Cl -1 है। यानी Cl-1 की जो वहां पे इक्विवेलेंट वेट आएगी वो 35.5 आएगी, और दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कैल्शियम का 20 आ रहा है, Cl का 35.5 आ रहा है, ऐड किया तो 55.5 आ गया, जो आपने नीचे सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने आपको यहाँ दो तरीके से इक्विवेलेंट वेट को समझाया, और मेरा मोटिव था जो वो ये था, उनके कंपोनेंट्स के इक्विवेलेंट का सम भी उस मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट के बराबर आता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर आता है। देखो पहले देखते हैं ना इसका ओवरऑल वैलेंसी। वैलेंसी से बोलोगे सर इसमें 3 कैल्शियम है तो 6 पॉजिटिव आ जाएगा। एक थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है इस फॉर्मूले में ना, ये फॉस्फेट जो है 2 टाइम्स होना चाहिए, एक मिस्टेक है इसमें। फॉस्फेट जो है 2 टाइम्स होना चाहिए केवल, ठीक। तो कैल्शियम यहाँ पे 2 पॉजिटिव के हिसाब से टोटल चार्ज 6 पॉजिटिव आ रहा है, और फॉस्फेट पे 3 माइनस होता है, और 2 बार फॉस्फेट है तो 6 नेगेटिव आ रहा है। यानी इसकी वैलेंसी 6 है, ये आपको समझ में पहले आना चाहिए। सॉल्ट है ना भाई, सॉल्ट की वैलेंसी निकाली हमने, 6 आई। अब मैं इक्विवेलेंट वेट वो वैलेंसी वाले से पहले निकाल लेता हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम
फॉस्फेट और ये ट्वाइस है। बोलोगे ये कैसे निकलेगा, तो मोलर मास निकालकर और वैलेंसी से डिवाइड कर दो और मोलर मास निकाल लो, कितना आ रहा है मोलर मास। क्लियर है भाई। तो जब मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना था कैल्शियम फॉस्फेट का, तो एक तरीका था मोलर मास निकाल के वैलेंसी से डिवाइड कर दो। मोलर मास हमने यहाँ पे सॉल्व किया, 310 आ रहा था, 6 से उसको डिवाइड कर दिया। ये एक तरीका था निकालने का। एक तरीका था कि कैल्शियम का इंडिविजुअली निकाल लो अलग से, इक्विवेलेंट वेट 20 आ रहा है। फॉस्फेट का अलग से निकाल लो इक्विवेलेंट वेट, फॉस्फेट का मोलर मास डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी 3 लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, 51.6 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर दोनों को आप सॉल्व कर लो, 51.6 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ आपने स्लाइड में क्या सीखा है इसमें कि इक्विवेलेंट वेट जो है ओवरऑल मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी से भी निकाला जा सकता है, वैलेंसी निकालना सिखा दिया हूं। और कंपोनेंट्स के इक्विवेलेंट वेट को ऐड करके भी निकाला जा सकता है, और उस केस में कंपोनेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है इस बात को नहीं लेते। बस जैसे उसमें कैल्शियम था, फॉस्फेट था, तो एक बार कैल्शियम का और एक बार फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट लिया और जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा। जब हमको टोटल मोलर मास निकालना होता है ना, तब हम लेते हैं कि 3 बार कैल्शियम है, 2 बार फॉस्फेट है, जब ओवरऑल मोलर मास निकालना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। चलो आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी बेसिस पे जल्दी जल्दी कर दो फटाफट इनको। तो पहला वाला इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3, मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। एक पहले तो ये कंपोनेंट वाला ले लेते हैं हिसाब किताब। बोले सर हमको पता है इसमें एल्यूमिनियम 3+ कंपोनेंट एक तो है और एक जो ऑक्साइड कंपोनेंट है। हालांकि एल्यूमिनियम यहाँ 2 बार है और ऑक्साइड यहाँ पे 3 बार है, बट हम उस पहलू को यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो बस कंपोनेंट को पहचानो, उनके इक्विवेलेंट को जोड़ दो बस। तो एल्यूमिनियम का निकालो चलो अलग से इक्विवेलेंट वेट। बोलोगे इसका एटॉमिक मास होता है 27 और वैलेंसी एल्यूमिनियम की आ रही है 3, तो इसका आ गया 9, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 9 आ गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो बोलोगे एटॉमिक मास 16 और वैलेंसी 2 यानी 8 आ रहा है। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 है और ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 है, और ये आंसर आ गया 17। अब इसी को मैं निकाल रहा हूं अलग तरीके से, कौन सा, ये मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। इससे Al2O3 का मोलर मास निकालो। मोलर मास निकालते समय तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि 2 बार एल्यूमिनियम है, 3 बार ऑक्सीजन है, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। 2 इंटू 27 ये हो गया एल्यूमिनियम का, 3 इंटू 16 ये हो गया ऑक्सीजन का, तो ये टोटल आ जाएगा मोलर मास। और इसका मोलर मास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो 102 आ जाएगा, 102 आ गया। ठीक है, और वैलेंसी निकालो चलो। बोले सर वैलेंसी में टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव लेंगे, तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, बट दो दो एल्यूमिनियम है, तो 6 पॉजिटिव हो जाएगा ना। और ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव होता है और 3 ऑक्साइड है, तो 6 माइनस हो जाएगा। तो वैलेंसी के नाम पर ये 6 आया, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव इस तरीके से देखने से। तो ये 102 डिवाइड बाय 6, इसका भी आंसर 17 आ गया। तो ये तुम्हें कॉन्फिडेंस यहाँ पे आना चाहिए कि किसी भी फॉर्मूला को देख के अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसके कंपोनेंट्स के इक्विवेलेंट वेट को निकाल के ऐड करके भी हम इक्वेशन बना सकते हैं एक। यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और इसमें क्लोराइड, 2 कंपोनेंट है एल्यूमिनियम और क्लोराइड। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट अलग से निकाल लो, तो बोलोगे एटॉमिक मास 27 डिवाइड बाय वैलेंसी 3, तो ये 9 आ रहा है। क्लोराइड का निकालो इक्विवेलेंट वेट अलग से, तो बोलोगे क्लोराइड का होता है 35.5 एटॉमिक मास होता है और जो वैलेंसी है वो 1 है, तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम का 9 और क्लोरीन का 35.5, यानी आंसर आ जाएगा 44.5 इस तरीके से। और डायरेक्ट अगर निकालना हो कि मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, तो बोलोगे मोलर मास निकालो, एल्यूमिनियम 27 ले लेंगे एटॉमिक मास, और क्लोरीन यहाँ 3 बार है तो लेना पड़ेगा मोलर मास निकालते समय 3 इंटू 35.5, इसको ऐड कर देंगे और वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 143.5 आ जाएगा पूरा ऐड करने पे मोलर मास। और वैलेंसी निकालो, बोले सर टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, एल्यूमिनियम पे टोटल पॉजिटिव आ रहा है 3 और 3 Cl पे माइनस माइनस करके टोटल नेगेटिव आ रहा है 3, तो वैलेंसी है 3 और 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको भी निकालोगे तो 44.5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखें MgSO4, Mg2 पॉजिटिव कंपोनेंट है एक और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे सल्फेट है, और निकालो दोनों को। बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg निकालो पहले आप। एटॉमिक मास होता है Mg का 24
और वैलेंसी है 2 mg के लिए, तो इसका 12 आ गया इक्विवेलेंट वेट mg का। और निकालो अब सल्फेट का, तो सल्फेट में कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 4 बार है तो 16 into 4, और ऐड किए तो 96, तो 96 का मोलर मास है सल्फेट वाले पोर्शन का, और उसका वैलेंसी है 2, तो 2 से डिवाइड किए तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, तो ये आ गया 48। तो mg का इक्विवेलेंट वेट आया 12 और सल्फेट का आया 48, और दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 60। ठीक, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे बोलोगे, मोलर मास निकाल के वैलेंसी से डिवाइड कर देते। MgSO4 का जो मोलर मास आएगा वो 120 आएगा और वैलेंसी आएगी 2, तो ऐसे भी आ रहा है 60, ऐसे भी आ रहा है 60। लास्ट एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, देखो इसमें सोडियम कंपोनेंट है एक Na पॉजिटिव और एक कार्बोनेट कंपोनेंट है। तो सोडियम पे तो अगर इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो एटॉमिक वेट होता है सोडियम का 23 और वैलेंसी है 1, क्योंकि Na में केवल +1 है, तो 23 डिवाइड बाई 1 यानी 23 आ रहा है, तो सोडियम का आ रहा है 23 इक्विवेलेंट वेट। और कार्बोनेट का निकालो, तो बोले कार्बोनेट का मोलर मास निकालना पड़ेगा, निकालो चलो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 बार है तो 3 into 16, और ये सम हो गया 60, तो कार्बोनेट का आ रहा है मास 60 मोलर मास, और कार्बोनेट की जो वैलेंसी है वो 2 होगी, क्योंकि चार्ज 2 माइनस है, तो वैलेंसी 2 है, तो ये 30 आ गया भाई। तो इक्विवेलेंट वेट सोडियम का 23 आया, कार्बोनेट का 30 आया, जोड़ दिया तो 53 हो गया। और डायरेक्ट निकालना होता अगर, तो ऐसे करते कि डायरेक्ट उसका मोलर मास कितना है ऊपर लिख लो और उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, और सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालोगे ना तो 106 आएगा, निकाल के देख लेना। 2 सोडियम है तो 23 + 23, एक कार्बन है 12, 3 ऑक्सीजन है 16 16 16, तो 106 आएगा, और n से डिवाइड कर दो तो n यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 53 आंसर आ गया, 53 आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा।